प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान निर्मात्री सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसे आप संविधान सभा कहते हैं, इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करें कि ये संविधान निर्मात्री सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे उत्पन्न हुई। भारत में संविधान निर्माण पर उन अधिनियमों की स्पष्ट छाप थी जिन्हें ब्रिटिश शासन द्वारा समय समय पर लागू किया गया, और ये प्रमुख अधिनियम थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793, 1813, 1833 और 53 जो 20-20 साल में चार्टर एक्ट आए उनका, 1858 के भारत शासन अधिनियम, 1861, 1892, 1909 का भारत परिषद अधिनियम और 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम। इनका जो प्रभाव है वो भारत की संविधान निर्माण के ऊपर पड़ा। किंतु भारत के इस संविधान निर्माण के मार्ग में जो मुख्य समस्याएं थी, कुछ समस्याएं जो थी, वो एक समस्या तो जिसे अंग्रेज भारत समस्या कहकर संबोधित करते थे वो थी, और वो क्या थी? वो ये थी कि भारत का बहुल समाज, मल्टीकल्चरल सोसाइटी जो भारत की है, जिसमें विभिन्न भाषा, धर्म, क्षेत्र, जाति और धर्म के लोग रहते हैं। और हम सब जानते हैं कि धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, इन सब और संस्कृति, इन सब के आधार पर भारत का समाज बहुत विभाजित था। और अंग्रेज ये कहते थे कि ये भारत का जो विभाजन है वो इतना गहरा है कि भारतीय स्वयं मिलकर के कभी भी एक साथ एकजुट होकर के भारत के संविधान का निर्माण नहीं कर सकते हैं। दूसरी समस्या थी सांप्रदायिक समस्या, जो हिंदू बहुल और जो अल्पसंख्यकों की, खासकर हिंदू और मुसलमानों की जो समस्या थी, वो उसके कारण से संविधान निर्माण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा पैदा हो रही थी। और यह लगता था अंग्रेज़ों को कि भारतीय कभी भी एकजुट होकर के संविधान का निर्माण नहीं कर पाएंगे। ये समस्या लगातार बनी रही। हम जानते हैं कि मुस्लिम लीग ने आगे चलकर जब संविधान सभा बन गई, उसके बाद भी अलग पाकिस्तान के निर्माण की मांग जारी रखी। और 1946 में जब कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत चुनाव हुए और उन चुनावों के बाद जब संविधान सभा का गठन होना था, तो संविधान सभा की पहली बैठक में और उसके लंबे समय तक मुस्लिम लीग जो है वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। तो ये जो सांप्रदायिक आधार पर जो भारत का विभाजन था और मुस्लिम लीग के द्वारा जो अलग पाकिस्तान बनाए जाने की मांग थी, उसके कारण से संविधान सभा के गठन में और संविधान सभा के आरंभ में बहुत सारी दिक्कतें आई, परेशानियां आई, और संविधान सभा का संगठन सही ढंग से उस समय सुचारू रूप से कार्य शुरू नहीं हो पाया। जैसे ही 13 दिसंबर 1946 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा संविधान सभा में, तब भी ये बात कही गई, एम.आर. जैकर ने एक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और एम.आर. जैकर ने ये कहा कि जब तक मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा में नहीं आ जाते हैं, वे जब तक संविधान सभा की बैठकों में सम्मिलित नहीं होते हैं, तब तक हमें उद्देश्य प्रस्ताव पर भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। ऐसी ही एक समस्या देशी रियासतों की को लेकर के थी कि कैबिनेट मिशन योजना में ये स्वीकार किया गया था, या ये बात तय हुई थी कि जब संविधान सभा बन जाएगी तो संविधान सभा की एक कमेटी बनेगी और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनेगी, और ये दोनों कमिटीज़ आपस में बैठ कर के ये तय करेगी कि देशी रियासतों को कैसे प्रतिनिधित्व संविधान सभा में दिया जाए। तो ये देशी रियासतें चूँकि स्वतंत्र थीं, इसलिए इनको भारत संघ में कैसे सम्मिलित किया जाएगा, संविधान सभा में उनको कैसे सम्मिलित किया जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण समस्या संविधान निर्माण के मार्ग में थी। चौथी जो समस्या थी वो दलित प्रतिनिधित्व की समस्या थी। हम जानते हैं कि भारत में दलितों की एक बड़ी संख्या थी जिनको पारंपरिक आधार पर समाज में हाशिए पर हमेशा धकेल कर रखा गया, और वह
आज़ादी के साथ साथ अपनी खुद सामाजिक आज़ादी के लिए लगातार राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग दलित समाज की ओर से की जा रही थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब इंग्लैंड में हुई, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी सम्मिलित हुए, तब दलित मुद्दे पर ही अम्बेडकर के साथ उनकी असहमति रही और इसी कारण से गांधी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया था। तो उसके बाद कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ मैकडॉनल्ड के द्वारा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। और 1900 फिर बाद में पूना पैक्ट हुआ और ये सारी जो सिलसिलेवार जो चीज़ें चली दलित प्रतिनिधित्व को लेकर के, ये समस्या संविधान सभा के गठन के भीतर भी देखी गई। संविधान निर्माण के मार्ग में भी दलित प्रतिनिधित्व की समस्या मुख्य बाधा बनकर के सामने आई। जहाँ तक हम संविधान सभा के गठन की बात करें या इसकी उत्पत्ति की बात करें, इसकी पहली अभिव्यक्ति हम महात्मा गांधी के 5 फरवरी 1922 के इन शब्दों में देखते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि स्वराज्य ब्रिटिश संसद का उपहार नहीं होगा, वह भारत की पूर्ण आत्माभिव्यक्ति की घोषणा होगा। यह इच्छा भी नौकरशाही द्वारा नहीं, भारतीय जनता के स्वतंत्रतापूर्वक चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त होगी। यानी महात्मा गांधी ने पहली बार 1922 में 5 फरवरी 1922 को ये शब्द कहे कि हम स्वराज्य लेकर के रहेंगे, हम आज़ादी लेकर के रहेंगे और यह आज़ादी कोई अंग्रेज़ों का दिया हुआ उपहार नहीं होगी, यह ब्रिटिश संसद का उपहार नहीं होगी, बल्कि यह हमारी आत्मा अभिव्यक्ति होगी कि हम अपने आप को आज़ाद घोषित करेंगे और भारतीय जनता जो है अपने स्वतंत्रतापूर्वक चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान सभा का निर्माण करेगी और वह संविधान सभा भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करेगी। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या केंद्रीय विधानमंडल या केंद्रीय संसद जिसे हम कहें, उसमें संविधान निर्माण के लिए भारतीयों का प्रतिनिधि मंडल बनाने की मांग यानी संविधान सभा बनाने की मांग 1924 में मोतीलाल नेहरू ने की। तब अंग्रेज़ों ने वही भारत समस्या की बात कही कि भारतीय कभी भी एकजुट होकर के संविधान निर्मित नहीं कर सकते, इसलिए उनकी संविधान सभा नहीं बनाई जा सकती। तब इसे चैलेंज के रूप में रहते हुए 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और उस समिति के अन्य सदस्य थे सर अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू और सुभाष चंद्र बोस। इस समिति ने जो रिपोर्ट दी वो नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी बात भी हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। इस समिति के द्वारा पहली बार भारतीयों की ओर से संविधान निर्माण की कोशिश हुई, हालांकि वो कोशिश सफल नहीं हुई। 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया कि हम अब आज़ादी से कुछ कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है, हम पूर्ण स्वराज लेकर के रहेंगे, अब औपनिवेशिक स्वराज आदि की बात हम नहीं करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम आज़ाद होकर के रहेंगे और अपना संविधान खुद बनाएंगे और उसके लिए हम संविधान सभा का निर्माण की मांग करते हैं। 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आया, उसके बाद कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि वह बाहरी सत्ता के द्वारा आरोपित संविधान को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि ये कहा जाने लगा था 1935 का जो अधिनियम है बड़ा विस्तृत है और ये समझा जाने लगा था कि अंग्रेजी शासन ने एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भारतीयों के लिए निर्मित कर दिया है। लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि हम बाहरी सत्ता के द्वारा यानी अंग्रेजों के द्वारा आरोपित संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे, भारतीयों का संविधान स्वयं भारतीयों के द्वारा ही निर्मित किया जाएगा। 19 नवंबर 1939 को गांधी जी ने अपने पत्र हरिजन में ये लिखा कि संविधान सभा सांप्रदायिक समस्या के न्यायोचित समाधान पर पहुंचने का सरलतम रास्ता बताती है। यानी उन्होंने कहा एक बार संविधान सभा बन जाएगी, संविधान निर्माण का कार्य आरंभ हो जाएगा, तो मिल बैठ करके हम जो हिंदू मुसलमानों के बीच की जो सांप्रदायिक समस्या है उसका भी हल कर लेंगे। गांधी जी के इस वक्तव्य का हालांकि जिन्ना ने विरोध किया और उसने कहा कि अगर जिन्ना संविधान सभा बनाए जाने के विरोधी रहे और उन्होंने कहा कि अगर भारत की वर्तमान दशा में कांग्रेस का ही एक द्वितीय और बृहत्तर संविधान सभा बनाई जाती है तो वो कांग्रेस का ही एक द्वितीय बृहत्तर संस्करण मात्र होगी। यानी उन्हें ये लगता था कि अगर संविधान सभा बनती है, चुनाव होते हैं, संविधान सभा चुनी जाती है तो उसमें कांग्रेस का ही वर्चस्व रहेगा और जो संविधान बनेगा वह कांग्रेस
के वर्चस्व में बना गया संविधान होगा, उसमें संभवतः अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाए, इसलिए वह संविधान सभा का विरोध करते रहे। 8 अगस्त 1940 को जो अंग्रेजी शासन के वायसराय थे, भारत के वायसराय थे, उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया, जैसे अगस्त वक्तव्य, अगस्त डिक्लेरेशन के नाम से हम जानते हैं। उसमें उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश शासन ने पहली बार संविधान निर्माण की मांग को आधिकारिक स्वीकृति दी। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया 1942 में, वेवल योजना आई 1945 में, शिमला सम्मेलन हुआ। इन सारे चीज़ों में भारत में संविधान निर्माण को लेकर के विचार विमर्श हुआ। लेकिन अंततः कैबिनेट मिशन, जिसमें स्टीफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, जो ब्रिटिश सरकार के, इटली सरकार के कैबिनेट के सदस्य थे, वो 3 भारत आए और कैबिनेट मिशन ने 24 मार्च 1946 को जो घोषणा की, उसके माध्यम से संविधान सभा के निर्माण का रास्ता साफ हुआ। कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाई गई योजना के अनुरूप जुलाई 1946 में फिर संविधान सभा के लिए चुनाव हुए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, और इस संविधान सभा के लिए 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस को 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई। इसके अलावा यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, उछूत पार्टी संघ, सिख कम्युनिस्ट आदि को 1-1 सीटें और 8 सीटें निर्दलियों को प्राप्त हुई। इस प्रकार से कुल 296 सदस्य चुने गए। इन निर्वाचनों के लिए भारत को प्रांतों में बांटा गया, ग्रुप ए, बी और सी। ए ग्रुप में मद्रास, बम्बई, यूपी, बिहार और मध्य प्रांत और उड़ीसा को शामिल किया गया। ग्रुप बी में पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को सम्मिलित किया गया और ग्रुप सी में असम और बंगाल को रखा गया। ये जो ग्रुपों का विभाजन था, ये ग्रुपों का विभाजन बेसिकली अंग्रेज़ों ने अपनी फूट डालो, राज करो और विभाजन के द्वारा राज करने की नीति के अंतर्गत किया। और इन ग्रुपों का विभाजन अगर हम देखते हैं तो हम पाएंगे कि ये जो विभाजन था, ये सांप्रदायिक आधार पर किया गया विभाजन था। ग्रुप ए में अधिकांश वो प्रांत थे जो हिंदू बहुसंख्यक जनसंख्या वाले प्रांत थे। ग्रुप बी में उन प्रांतों को रखा गया जो मुख्यतः मुस्लिम बहुसंख्यक जनसंख्या वाले प्रांत थे, और ग्रुप सी में उन प्रांतों को रखा गया जहाँ हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर थी। इसके पीछे मंशा ये थी, और इस कैबिनेट मिशन योजना में यह भी कहा गया कि पहले ग्रुप जो है प्रांत जो हैं अपना संविधान बनाएंगे और फिर जो ज़रूरत हुई तो ग्रुप का पहले संविधान बनेगा, और ग्रुपों का संविधान बनने के बाद में फिर संघ का, भारत का संविधान बनेगा। तो इसके पीछे मंशा ये थी कि अगर ये ग्रुपों का संविधान अलग अलग बन जाता है तो जिस ग्रुप को, जो प्रांत जिस संविधान को स्वीकार कर लेगा वो उस ग्रुप के साथ चला जाएगा, यानी भारत का विभाजन आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा जो चीफ कमिश्नर प्रांत थे, 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे, उनके प्रतिनिधि भी चुने गए और देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि भी चुने जाने थे। इस प्रकार कुल संविधान सभा में 389 मेंबर होने थे। 93 जो प्रतिनिधि थे वो देशी रियासतों से चुने जाने थे। और ये कैसे चुने जाएंगे, इसके संदर्भ में बात ये हुई थी कि जो संविधान सभा की कमेटी बनेगी और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनेगी, और वो आपसे विचार विमर्श से तय करेगी कि देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि कैसे चुने जाएं। 3 जून 1947 को जब पाकिस्तान को अलग कर दिए जाने की घोषणा हुई तो उसके बाद इस संविधान सभा में जो सदस्य, वो हिस्से जो पाकिस्तान में थे, उनके प्रतिनिधि संविधान सभा से माइनस हो गए, चले गए। तो इस तरह से इस विभाजन के बाद जो संविधान सभा की सदस्य संख्या थी वो 324 रह गई, जिसमें 229 प्रांतों से थे और 89 मेंबर जो है वो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। पंजाब, बंगाल और बिहार के जो भाग भारत में रह गए उनमें फिर पुनः निर्वाचन हुआ। इस संविधान निर्मात्री सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कार्यप्रणाली क्या थी? संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई, और इस पहले दिन
सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर चुना गया और जो सदस्य चुने गए उनको शपथ दिलाने आदि का काम हुआ। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 12 दिसंबर को कुछ नियम आदि तय किए गए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा, जिसके बारे में हम बाद में प्रस्तावना पर चर्चा करते हुए बात करेंगे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का गठन किया, ड्राफ्ट कमेटी बनाई और जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। और यह आप हमेशा ध्यान रखें, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के द्वारा बनाई गई प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्हें संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था। इस समिति के अन्य सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड गोपाला स्वामी आयंगर, के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और बीएल मित्तर। बीएल मित्तर की बाद में मृत्यु हो गई थी बीच में, तब टीटी कृष्णमाचारी को इस समिति में रखा गया। 30 अगस्त 1947 को इस प्रारूप समिति की ड्राफ्ट कमेटी की पहली बैठक अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुई। उसी दिन अध्यक्ष बनाया गया उन्हें। 141 दिन तक प्रारूप समिति की कुल 141 बैठकें हुई और इस प्रारूप समिति ने का कानूनी सलाहकार बीएन राव को बनाया गया, जो जाने माने कानूनविद थे। बीएन राव के प्रसिद्ध संविधानविद थे, तो बीएन राव की कानूनी सलाह और भीमराव अंबेडकर जैसे प्रसिद्ध कानून शास्त्री के अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने 27 फरवरी 1947 को एक ड्राफ्ट बना करके प्रस्तुत किया संविधान सभा में और फिर उस पर लंबा विचार विमर्श हुआ और कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के लंबे समय तक चले विचार विमर्श के बाद संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। इस दौरान संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए और 165 बैठकें हुई। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। यह संविधान सभा कैसी थी? इसका जो स्वरूप था जनतांत्रिक था, डेमोक्रेटिक था। हालांकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इसका निर्वाचन हुआ था, लेकिन फिर भी भारत के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व इसमें था। यद्यपि इसमें ज़्यादातर लोग जो थे वो कांग्रेस से चुने गए थे, लेकिन अगर हम इसको भारत के सामाजिक वर्गीकरण के आधार पर देखें तो इसमें भारत के समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। इसमें निम्न जाति, दलित जातियों से भी लोग थे, आदिवासियों से भी समुदाय से भी लोग थे, सिख भी थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, पारसी भी थे और जो छोटे छोटे एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग भी थे, तो ईसाई भी थे। तो सभी का समावेश संविधान सभा में पूर्ण रूप से था। कई दिग्गज कानूनविद जैसे भीमराव अंबेडकर, बीएन राव का नाम मैंने आपको बताया, इसी से मैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आयंगर, के मुंशी, गोविंद दास पंत, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे कई दिग्गज लोग इसमें थे। लेकिन कई दिग्गज वकील बीएन राव, कृष्ण स्वामी अय्यर, अंबेडकर और के मुंशी जैसे लोग इसमें शामिल थे, इसलिए इसे वकीलों का सदन भी कहा गया। लेकिन देखिए, संविधान सभा का मुख्य काम था कानून का निर्माण करना, नियम बनाना, विधान बनाना, जिसके लिए वास्तव में कानूनी सलाहकारों की ज़रूरत थी। और ये सब लोग जो है कानून के बड़े जानकार थे। एम.आर. जैकर थे, कई लोग इसमें सम्मिलित थे। इन कई महान विभूतियों के उपरांत भी इस संविधान सभा में कई बड़े चेहरे जो आज़ादी के आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा थे और बड़े चिंतक, बड़े विचारक के रूप में उस समय माने जाते थे, वो संविधान सभा में शामिल नहीं थे। जिसमें सबसे बड़ा नाम महात्मा गांधी का आता है, जिन्होंने पूरा आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, जिनके विचारों से पूरा आज़ादी का आंदोलन संचालित हुआ, वो संविधान सभा में नहीं थे। जयप्रकाश नारायण संविधान सभा में नहीं थे। हसरत मोहानी जैसे जाने माने वामपंथी का लोग जो हैं वो संविधान सभा में नहीं थे। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव जैसी विभूतियाँ भी संविधान सभा में नहीं थी।
जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संविधान सभा ने जो कार्यप्रणाली अपनाई वो कार्यप्रणाली ये थी कि अगर किसी विषय पर मतभेद है तो सहमति बनाने का प्रयास किया जाए या सर्वसम्मति से कोई डिसीजन हो जाए, सर्वसम्मति नहीं है तो सहमति बनाने का प्रयास किया जाए, अगर किसी के कोई सुझाव है तो उन सुझावों को समायोजित करने का प्रयास किया जाए। यानी सहमति या सर्वसम्मति के साथ समायोजन की रणनीति संविधान सभा में अपनाई गई। एडामेंट नहीं थे, ऐसा नहीं था जो ये कहा जाता है कि संविधान ऐसे ही बन गया, ऐसा नहीं। गहरा विचार विमर्श हुआ, जिन मुद्दों पर मतभेद थे उनमें बहुमत के साथ निर्णय करने के साथ साथ जो सुझाव आए, अल्पमत के जो सुझाव थे उनको भी समायोजित करने का प्रयास किया गया। इसी के साथ परिवर्तन के साथ चयन की पद्धति अपनाई गई, जहां दूसरे संविधानों से कुछ लेना था तो हमने इंग्लैंड के संविधान से भी लिया, हमने अमेरिका के संविधान से भी लिया, हमने कनाडा के संविधान से भी लिया, आयरलैंड के संविधान से भी लिया, जर्मनी के संविधान से भी लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी लिया, स्विट्जरलैंड के संविधान से भी लिया। तो जिन संविधानों में जो भारत के अनुरूप बातें थी उनका चयन किया गया, लेकिन उनकी हूबहू नकल नहीं की गई, उन्हें भारत की परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित करके उनका चयन किया गया। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हमने संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली, लेकिन वह संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन की नकल नहीं है, हमने इसके साथ साथ गणतंत्रीय व्यवस्था को अपनाया। हमारे यहाँ ब्रिटेन की तरह चुना हुआ सम्राट नहीं है, बल्कि वंशानुगत सम्राट नहीं है, बल्कि चुना हुआ राष्ट्रपति है। इसी तरीके से हमने ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को अपनाते हुए संसदीय व्यवस्था की एक जो डिमांड होती है एकात्मक सरकार, वो हमने यहाँ नहीं बनाई, बल्कि हमने संघात्मक व्यवस्था अपनाई। और संघात्मक व्यवस्था भी अमेरिका की तरह पूर्ण संघीय व्यवस्था नहीं है, उसमें कुछ कनाडा की बातें हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया की बातें हैं, कुछ आयरलैंड की बातें। तो हमने अपने अनुरूप संघीय व्यवस्था को ढालने का प्रयास किया। फिर सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए भी अल्पमत का आदर किया गया। ऐसा नहीं है कि अल्पमत के जो लोग संख्या में कम हैं उनकी बातों को सुना नहीं गया, उनको रखा नहीं गया, बल्कि अल्पमत को भी सुना गया और उनके सुझावों को भी संविधान के अंतर्गत संविधान सभा ने सम्मिलित किया। संविधान सभा का जो दृष्टिकोण था वह यह था कि समस्त भारत की जनता जो विभिन्न वर्गों में बटी हुई थी उसके लिए एक सर्वसम्मत संविधान बनाया जाए। संविधान का स्रोत कोई बाह्य सत्ता ना हो, संविधान का स्रोत कोई देवीय सत्ता को नहीं माना जाए, बल्कि संविधान का स्रोत या संविधान की जो सत्ता है वह जनता के से आए। इसीलिए हम भारत के लोक शब्द का प्रयोग संविधान सभा ने संविधान के आरंभ में किया। संविधान सभा ने भारत के समाज में आमूलचूल सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का दृष्टिकोण अपनाया। वह समाजवाद की दृष्टिकोण को लेकर के चला। सोशलिज्म की बात संविधान सभा में हुई। हालांकि संविधान सभा ने समाजवाद शब्द को उस समय भारत के संविधान में सम्मिलित नहीं किया, क्योंकि वो बांधना नहीं चाहते थे आने वाली पीढ़ियों को किसी एक खास सामाजिक राजनीतिक का या आर्थिक व्यवस्था के भीतर। इसलिए लेकिन जो पूरी बहस हुई संविधान सभा में और जो एक मोटा मोटी समझ संविधान सभा की निर्मित हुई वो समाजवाद को लेकर के हुई, और समाजवाद के दृष्टिकोण को लेकर ही भारत के संविधान में विभिन्न प्रावधान किए गए। इसके अलावा जो संविधान सभा का दृष्टिकोण था वह जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास था। संविधान सभा ने पंथ निरपेक्षता सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को अपनाया। भारत को संघीय राज्य बनाने का जो है दृष्टिकोण रखा। उसने अंग्रेजी शासन द्वारा विकसित संसदीय शासन, संघीय शासन या शक्तिशाली केंद्रीय शासन को निरंतर रखते हुए भी मूल अधिकार, गणतंत्र जैसी नवीन व्यवस्थाओं को अपनाने का दृष्टिकोण रखा। संविधान सभा में यथार्थवाद के साथ साथ आदर्शवाद का दृष्टिकोण भी रखा गया। तो इस तरीके से भारत के इस संविधान सभा ने बड़े समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए, सबको साथ लेकर चलने का दृष्टिकोण रखते हुए, भारत की जनता के जो मूल आदर्श हैं उनके अनुरूप भारत का संविधान बनाने की चेष्टा की। थैंक यू वेरी मच।